अतीका, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप दोनों को मुबारक हो इस बड़ी कामयाबी की। वाकई बहुत मेहनत, लगन, थकन के बाद ये चीज़ अचीव होती है। तो आप अपनी पहले जर्नी के हवाले से बताएं, किस तरह से शौक़ पैदा हुआ, किसने गाइड किया कि इस तरफ चलना है और बस डट जाना है और आज इस मकाम पर पहुंचना है? माशाल्लाह। मैम जर्नी बहुत ट्विस्टेड सा है और वो इस तरह से है कि प्रीवियसली मैंने एमबीबीएस किया और उसके बाद ड्यूरिंग एमबीबीएस ही मैंने पब्लिक हेल्थ फेलोशिप्स की थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अकेली मेडिसिन में मैं उस तरह से स्ट्रगल शायद ना कर पाऊँ जितना ज़्यादा मैं पब्लिक हेल्थ को और रिसर्च को लेके चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च की बहुत कमी थी। तो मैंने अपनी सेकेंड ईयर से ही रिसर्च साथ साथ की, रिसर्च फेलोशिप्स की। लेकिन इन माय फाइनल ईयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे इससे भी बेहतर कुछ करना है। अगर मुझे सिस्टम को बदलना है, अगर मुझे पॉलिसीज़ को बदलना है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे मरीज़ के सिम्टम्स की बजाय उसकी कॉज को देखना है, तो उसके लिए मुझे पॉलिसीज़ लेवल पे काम करना होगा। तो उस लेवल पे जाके फिर मैंने अपना PMS का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद CSS का एग्ज़ाम दिया और दोनों माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। और प्रीवियसली एज एन असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग हमारी पोस्टिंग हुई और अभी एज एन ASP थ्रू CSS आई हैव बीन एलोकेटेड। कांग्रेचुलेशंस महविश, आपकी जानिब आएंगे। माशाल्लाह आपने मुल्क भर में 7वीं पोजीशन ही हासिल कर ली यानी इतनी ज़बरदस्त आपकी प्रिपरेशन थी। कितना अरसा आपने इसकी तैयारी की, हमें ये बताएं। और क्या आपके ख़ानदान में भी कोई पहले से था जो कि CSS कर चुका था, या कोई आपके मेंटोर जिन्होंने आपको इस तरफ राग़िब भी किया, गाइड भी किया? जी जी, तो मेरे इलाके में या पूरे ख़ानदान में ऐसा कोई CSP नहीं था। इलाके में भी नहीं। बिल्कुल पूरे इलाके में, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़िला शेखुपुरा के एक छोटे से गांव झबरा से है। तो वहाँ पूरे मेरी कम्बो बरादरी है, उसमें भी पूरी बरादरी में कोई अफसर नहीं करीब था। करीब भी कोई नहीं लगता। निकाल दी 7वीं पोजीशन लेके पूरे इलाके जी, तो बस मेरे फादर साहब का शुरू से उनका एक ख्वाब था कि उनकी बेटी किसी बड़े ओहदे पे जाए, क्योंकि हमारी पब्लिक परसेप्शन ये पाई जाती है कि ये जो बड़े अफसर होते हैं ये पता नहीं कौन सी मखलूक होती है जो ये बनती है। तो मेरे फादर साहब का, मेरी मम्मा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी मम्मा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको बहुत शौक था कि मेरी बेटियां आगे बढ़ें, किसी मुकाम पे जाएं। और फिर वो कहते हैं ना कि जब आप किसी रास्ते पे निकलें तो फिर अल्लाह ताला वसीले बना देते हैं। तो मैं जब लाहौर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि मुझे एक मेंटोर मिले, सर वकार हसन उनका नाम है। और मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने, वो भी एक फॉर्मर CSP हैं, तो उन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी बहुत ज़्यादा गाइड किया, प्रॉपर डायरेक्शन मुझे उन्होंने दी। तो माँ बाप की दुआओं से और सर वकार हसन की मेंटोरशिप से आई वाज एबल। वकार साहब आपका भी शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त टैलेंट मुल्क को दिया। रोशन सितारे और पेरेंट्स देखें एतमाद करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं और फिर बच्चे देखें उस एतमाद को आज यहाँ तक पहुँचा देते हैं। अतीका, आपकी जानी भी आऊँगी। जिस तरह से हम देखते हैं हाउस जॉब इतनी टफ होती है, 24-24 घंटे की ड्यूटी और फिर साथ में मुकाबले की तैयारी करना, आपने किससे ट्रेनिंग ली या खुद ही बस होता है कोई किसी एकेडमी का कोई सहारा नहीं, खुद से पढ़ा, खुद से स्टडी किया और पास कर लिया? को मैनेज किया, उधर आगे किताब खोल ली। मैम जैसे पहले प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ना टाइम खुद निकालना पड़ता है। डेफिनेटली मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ टास्क साइड बाय साइड कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा केस ये था कि मैंने जितना मुझे टाइम मिल सकता था पढ़ाई के लिए मैंने निकाला और डेफिनेटली साथ साथ मेडिसिन को भी मैनेज किया, प्रैक्टिस को भी मैनेज किया। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है और मैंने हार्ड वर्क करनी है। इन टर्म्स ऑफ अकेडमीज़ मेरा थोड़ा डिफरेंट इस तरह से रहा है, चूँकि मैं साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और कुछ ऑनलाइन फेलोशिप्स भी कर रही थी, तो उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि मैं किसी अकेडमी को ज्वाइन करूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुल्तान में ऐसा मुझे कोई, मेरा इनफैक्ट घर भी एक गांव साइड एरिया पे है, तो वहाँ पे कोई भी अकेडमी अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट पूरे शहर में भी ऐसा कोई इतनी अच्छी अकेडमीज अवेलेबल नहीं है, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं प्रॉपर्ली किसी अकेडमी को ज्वाइन करूँ। कुछ टीचर्स हैं जिनसे मैंने डेफिनेटली गाइडेंस ली और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में ये एक डुएबल चीज़ है जो कि हम खुद पर्सनली घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए जस्ट आपको अपनी कंसिस्टेंसी चाहिए और कि आप एक परफेक्ट एग्जांपल है कि रिसोर्सेज हो ना हो, अगर आप में हिम्मत हौसला है, आपने ठान लिया है तो कामयाबी आपके कदम। बताएं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है अब हम देखते हैं कि वो CSP बन चुके हैं। क्या वजह है कि ज़्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये तो मसला ही कोई नहीं है हमारे लिए, या कुछ ऐसे ही निज़ाम में जिस तरह से आपने भी कहा कि चेंज लाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि चेंज होने की ज़रूरत है और वो आप पावर में आके चेंज कर सकती हैं? प्रीवियसली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मेडिसिन डेफिनेटली रिवॉर्डिंग है और इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग क्या ही हो सकता है कि आप किसी भी पर्सन की जान बचाएं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से हो रहा है कि डॉक्टर्स को उस तरह की वो चीज़ें नहीं मिल रही, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनल लेवल पे ये था, सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च को चूज़ करने का भी एक मेरा इंक्लिनेशन ये था कि मुझे उस लेवल पे वर्क करना है जहाँ पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो, जहाँ पे हम पॉलिसी लेवल पे काम करें, जहाँ पे हम ये बताएं कि असल कॉज क्या है।
क्योंकि एक डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है, डॉक्टर के पास मरीज आएगा, उसने सिम्टम्स को ट्रीट किया, दवाई दे दी, दैट्स इट। लेकिन जो ऊपर बैठी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो रिसर्च का हो रही है, रिसर्च पे काम हो रहा है, वहाँ पे हम उन चीज़ों पे वर्क करेंगे जो असल कॉज है। और जब तक हम रूट कॉज ट्रीट नहीं करते, चीज़ें और सिस्टम ठीक नहीं होता। तो दैट्स वाई रिसर्च को चूज करने का भी पर्पस यही था। फिर लेटर ऑन CSS PMS में आने का पर्पस भी यही था। और एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि मेरे पास यानी आप कहती है कि निज़ाम को मरहम पट्टी की नहीं, सर्जरी की और जरूरत है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि इतनी स्टडी होने के बावजूद, इतनी अचीवमेंट होने के बावजूद भी विजन आपका क्लियर है और उस विजन को लेकर आप चल रही हैं। अच्छा, मैं भी आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हमने सुना है पहली अटेम्प्ट आपकी जो थी वो कामयाबी नहीं मिली थी, वो लम्हा कितना कठिन था कि एक इंसान इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी मेहनत करता है और फिर आगे से फेलियर जब सुनते हैं और फिर वो हौसला बढ़ाता है या इंसान टूट जाता है या दोबारा सोचता है कि मैं बहुत कम लोग होते हैं जो दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, हिम्मत कर पाते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि वो कहते हैं ना, माली दा कम पानी लाना पर मशकान लावे, ते मालिक दा कम फल फूल लाना और लावे या ना लावे। तो मेरा यही मानना है कि जो कामयाबी का रास्ता है वो नाकामी से गुजर के ही जाता है। और ये जो फेलियर होता है, ये इट इज़ अ ब्लेसिंग इन दिस गाइज। ये आपका बेस्ट वर्जन आपका बना देता है। ये आपको दिखाता है कि लाइफ का जो अदर एस्पेक्ट है वो क्या है। अदर देन दैट मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ी स्मूथ रही। तो ये एक जो फेलियर था उसने मुझे वो दूसरा एस्पेक्ट भी लाइफ का दिखाया। तो मुझे लगता है उसी की वजह से था कि वो नाकामी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट दी कि पूरे पाकिस्तान में मुझे 7th पोजीशन दी। तो उन सब से भी मैं यही कहूँगी जो एलोकेट नहीं हुए या जो पहली या दूसरी अटेम्प्ट में अपनी कामयाब नहीं हो सके, तो अल्लाह पे भरोसा रखें, आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, हमें एक खुलिया ये भी बताएं कि CSS करने वालों की, हमारी भी डिस्कशन होती है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, कि इसमें हमने जनाब कैसे जो है वो पासिंग मार्क्स भी लेने हैं, चले हम किसी तरह से निकल जाएं इस पे से। आप कोई टिप शेयर करना चाहें कि किस तरह से आप जो अंग्रेजी का इम्तिहान है, कम से कम वो आप इम्तियाजी नंबरों से तो पास कर सकते हैं? अच्छा, उसके लिए मैं यह कहूँगी कि जो इंग्लिश एसे है वो मेक और ब्रेक होता है CSS का। तो बहुत से बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और एसे को उन्होंने रखा हुआ थे आखिरी 1-2 महीने में हम उसको तैयार कर लेंगे। मैंने रूल अप्लाई किया था 80 to 20। जो 80% मेहनत थी वो मैंने एसे पे की थी, इंग्लिश एसे पे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये क्वालिफाई कर गई तो बाकी मैं कर लूँगी। और फिर 20% मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पे की थी। और जैसे मैंने अपने मेंटोर का जिक्र किया, वो इंग्लिश एसे के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने भी मुझ पे उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत थी और फिर रीडिंग मैंने बहुत अच्छी किताबें मैंने पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा होगा, लिटरेचर, फॉरेन ऑथर्स मैंने पढ़े। बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा अतीका, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से होता है ना, पेपर भी पास कर लेते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाता है बंदा, इंटरव्यू बहुत टफ होता है, माइंड गेम होती है और आपकी पूरी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। कितना टफ वो लम्हा होता है? मैम, पहले तो सबसे पहले रिटर्न पास करना होता है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल होता है और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू के केस में ना बहुत सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी जज हो रही होती है। सो इट डिपेंड्स। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए होते हैं रिटर्न में, लेकिन उनको इंटरव्यू में नहीं मिल पाते। कुछ का कंपनसेशन रिटर्न के जरिए, इंटरव्यू के जरिए से हो जाता है, रिटर्न का कंपनसेशन। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव और ये डिपेंड करता है पर्सन की पर्सनैलिटी पे। और बाज़ों का ये होता है कि पैनलिस्ट भी चेंज होते रहते हैं, सो वो पैनलिस्ट की भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से, उनकी आउटलुक क्या है देखने की। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर हम एफर्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे सामने जरूर आती है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको अगर रिटर्न में मार्क्स नहीं मिले तो वो इंटरव्यू में डेफिनेटली मिल जाते हैं। जैसे मेरे केस में, मेरे PMS में रिटर्न में इतने मार्क्स नहीं थे, लेकिन मैंने इंटरव्यू में टॉप किया था। मेरे इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे पंजाब में। सो डेफिनेटली मेरा कंपनसेशन। आपने इंटरव्यू में टॉप किया तो फिर तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपसे क्या पूछा गया था इंटरव्यू में। हमें थोड़ा सा ये भी बताएं अगर आप शेयर करना चाहें। वो टिप्स भी शेयर करें ना। इंटरव्यू में ना मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा होता है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा अगेन सब्जेक्टिव है। कंटेंट के बारे में क्रैमिंग और रट्टा मार के वहां पर जाके सुनाना वो मैटर इतना नहीं करता। नहीं कर रहा होता। उनको फौरन पता चल जाता है कि इसका कॉन्फिडेंस इस पर्सन का कितना है, इसकी आउटलुक चीज़ों को लेके क्या है, पर्सनैलिटी कैसे है। और अगर वो ये सारी चीज़ों पे टिक हो जाता है तो मेरे ख्याल में आपको सवाल नहीं भी आते तो भी यू कैन गो। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ज्योग्राफी के और पंजाबी के बहुत से क्वेश्चन है जो स्किप हुए थे। ऑल्दो मेरे साथ जो बहुत से लोग थे उनके स्किप नहीं हुए थे। मेरी चूंकि साइंस जो साइंटिफिक साइड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे सोशल साइंसेज वाली चीज़ों को याद करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, अशार को याद करते हुए और इन चीज़ों को। लेकिन स्टिल चेयरमैन साहब को पता था कि इसकी जो है वो कॉन्फिडेंस और आउटलुक, ये सारी चीज़ें, पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने मुझे मार्क्स दिए। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हमें ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा इंटरव्यू में हमें मार्क्स नहीं मिल रहे या रिटर्न में नहीं मिल रहे। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। अगर रिटर्न में नहीं आ रहे तो इंटरव्यू में जरूर आ जाएंगे, कहीं मतलब वो कंपनसेट हो जाएगा। अच्छा मैं विश आप इंटरव्यू के हवाले से बताइए क्या पूछा, कैसा एक्सपीरियंस था?
इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि इवन मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक रिमार्क्स जो मुझे चेयरमैन साहब ने दिया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, एंड आई सेड सर आई वांट टू बी द वेरी बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड ही सेड महविश यू आर ऑलरेडी द वेरी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आगे बताया अब आपने क्या करना है। तो वो था कि मैं काम कंपोज थी, मैंने प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़्यादा की हुई थी, तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। पर्सनालिटी के क्या ट्रेड्स होते हैं? असाब पे कंट्रोल रखना, मतलब इंटरव्यू होता है ना तो बड़े लोग प्रेशर में होते हैं, काम पर होते हैं, बहुत अच्छा पेपर भी करके आए तो पास भी होते हैं, तो क्या टेक्निक्स हैं जो देखने वाले हैं जो इंटरव्यू अभी क्लियर करना चाहते हो या मेहनत कर रहे हो उनके लिए? बस यही है कि आपने शटर नहीं करना खुद को। अब जैसे हम उनके सामने बैठे हैं, दे वांट अस टू परफॉर्म, वो चाहती हैं कि हम परफॉर्म करें, तो वो कुछ भी ऐसे नहीं होता कि वो हमें डरा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो बड़े अच्छे चिल माहौल में वो बैठे होते हैं और बड़ा अच्छा आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन आता है आप आंसर दें, जो नहीं आता बड़ी पोलाइटली कह दें कि सॉरी सर मुझे ये नहीं आता, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ को जानते हों। तो बस वो कॉन्फिडेंस है, उसकी प्रैक्टिस से वो आ जाता है कि आप बस काम कंपोज रहें, जो चीज़ आती है वो आंसर दें, जो नहीं आता उस पर अपोलोजाइज कर लें। जिस पे कमांड नहीं है उस तरफ आप मत जाएं, माजरत करने को बेहतर है। अतीका, आप क्या शेयर करना चाहेंगी इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि ऑनेस्ट होना चाहिए अपने आंसर्स में, क्योंकि एज एन ऑफिसर भी वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे जब हम बैठे होते हैं तो वो एक ऑफिसर देख रहे होते हैं हमें कि कल को जब ये फील्ड में जाएंगे तो ये किस तरह से परफॉर्म करेंगे, और ये एग्जैक्टली तो वो ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी। अगर हम अपने जवाब में ऑनेस्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आगे जाके भी अपनी फील्ड में ऑनेस्ट रहेंगे। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डबल गेम या कोई भी ऐसी चीज़ जब हम उस पॉइंट पे कर रहे होते हैं तो उनको फौरन समझ आ जाती है कि हमें नहीं आता। सो मेरे ख्याल में हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, और ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम दुनिया का सारा नॉलेज हासिल कर लें। और इवन सीएसएस के बारे में कहा जाता है कि पता नहीं कितना पढ़ना पड़ता है। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितना पढ़ना पड़ता है। और बिलीव मी, मेरी प्रिपरेशन अगर मैं कहूँ बाकियों के मुकाबले में बहुत कम टाइम की है, और क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना, लेकिन स्टिल अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट थी और मैंने उन चीज़ों को बड़ा अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्ले किया। सो दिस इज कम्प्लीटली डूएबल। अच्छा माविश, जो लोग देख रहे हैं जो सीएसएस का इम्तिहान देना चाहते हैं, जैसे कि अतीका ने भी कहा कि बहुत सारी बुक्स, कॉन्सेप्ट यही है कि हर वक्त बस पढ़ते रहना है, कमरे में खुद को बंद कर लेना है, किताबी कीड़ा बन जाना है तो ही पता नहीं सीएसएस कर सकते हैं। बहुत कोई हवा बनाया हुआ है हमने सीएसएस को। कितना ईजी है, कितना स्मार्टली हमें पढ़ना पड़ता है कि हम ये पेपर क्लियर करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किताबी कीड़ा बन जाना है या ऐसा नहीं होता है। आपने स्मार्टली प्ले करना होता है चीज़ों को और बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप बिल्कुल अपनी सोशल लाइफ एलिमिनेट कर देंगे तो वो आप तो पागल बन जाएंगे ना। तो अपने सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ें। मैं जैसे एक किताब पढ़ती थी तो मेरा कोशिश होती थी मैं 2-3 घंटे में इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि उसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना, उसमें से सिर्फ मेन थीम एक्सट्रैक्ट करना है। बिल्कुल क्रक्स निकालना है। तो अच्छी सारी 10 से 15 किताबें हैं, उनका क्रक्स निकालें, उनके अपने नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें, अच्छे से टेस्ट दें, अच्छी से प्रैक्टिस करें। दैट्स इट, ये इतना सही होता है। और अतीका, आप भी कोई क्विकली हमें मैसेज दे दें ख़वातीन को, सीएसएस के अलावा भी ज़िंदगी के किसी भी अगर वो शोबे से उनका ताल्लुक है तो उन्हें कामयाबी के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो आपका दिल करे? अप टू यू। ख़वातीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट वट एवर कम्स अलॉन्ग द वे, कि आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, चाहे वो कुछ भी ज़िंदगी में आपके सामने आता है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो सीएसएस पीएमएस है, या ज़िंदगी की कोई भी फील्ड है। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहती हैं, जब आप अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये हम में ताकत है और हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दुनिया भी आपको मानती है। लेकिन अगर आप खुद ही वीक हो जाती हैं तो फिर दुनिया तो डेफिनेटली आपको वीक कंसीडर करेगी ही। तो खुद में स्ट्रांग रहना है, एफर्ट करनी है, मूव ऑन करते रहना है और अपनी एबिलिटीज पे यकीन करना है। हमेशा अपना नाम बनाना है। ये नहीं है कि ठीक है आपका नाम किसी इंसान से नहीं होना चाहिए, आपका अपना नाम होना चाहिए। और जब डेफिनेटली आप कुछ एफर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपको नवाजेंगे और मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। जबरदस्त मैसेज, बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।